चुनाव ये सिर्फ अंकों का खेल नहीं होते। ये दरअसल जनता और उनके नेताओं के बीच एक संवाद है, एक बातचीत है। आज हम 2025 के शकूर बस्ती चुनाव के जनादेश को समझने के लिए इसी बातचीत की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी सिर्फ हार या जीत की नहीं है, ये उम्मीदों, शिकायतों और शासन के उस वादे की कहानी है जो शायद कहीं अधूरा रह गया। किसी भी चुनाव को समझने की शुरुआत हमेशा जमीन से होती है, वहां के लोगों से होती है। तो चलिए दिल्ली की बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसों से निकलकर शकूर बस्ती की गलियों में चलते हैं, जहां असली कहानियां सांस लेती हैं। ये है शकूर बस्ती। नक्शे पर तो ये बस एक विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन असल में ये कई अलग अलग समुदायों का घर है। और 2025 का नतीजा वो इन्हीं समुदायों की उन आवाजों से तय हुआ जिन्हें शायद ठीक से सुना नहीं गया। यहां की झुग्गी बस्तियों से लेकर व्यापारिक गलियारों तक हर आवाज इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। तो कौन है ये लोग? देखिए, यहां शहरी गरीब हैं जो जे क्लस्टर्स में रहते हैं। उनकी चिंता थी रोजी रोटी की और इस बात का डर कि कहीं उनके घर ना टूट जाएं। फिर व्यापारी वर्ग है, खासतौर पर वैश्य समुदाय, जो अतिक्रमण और मुश्किल परमिट सिस्टम से परेशान था। अनुसूचित जाति के लोगों को लगता था कि सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच बराबर नहीं है। और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय अपनी सुरक्षा और समावेश को लेकर फिक्रमंद था। और इन सब के बीच थी महिलाएं, जो हर रोज पानी, सुरक्षा और साफ सफाई जैसी बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष कर रही थीं। ये एक लाइन अपने आप में एक पूरी कहानी है। पानी की कमी है, कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। ये सिर्फ एक सुविधा की कमी नहीं है, ये हर रोज की गरिमा पर, इज्जत पर हमला है, खासकर महिलाओं के लिए। जब पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी जरूरतें ही पूरी न हो रही हों, तो बड़े बड़े वादे खोखले लगने लगते हैं। तो आगे हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे? सबसे पहले 2025 की इस बड़ी जीत के आंकड़ों को देखेंगे, फिर जरा पीछे जाकर पिछले 7 चुनावों के पैटर्न को समझेंगे। उसके बाद हम दोनों तरफ की नेतृत्व प्रणालियों का विश्लेषण करेंगे, शासन के लिए एक ठोस रास्ते पर चर्चा करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि विश्वास दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए अब सीधे 2025 के उन नतीजों पर आते हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया। ये कोई मामूली जीत हार नहीं थी, एक तरह का राजनीतिक भूचाल था। और इसके आंकड़े हमें बताते हैं कि जमीन के नीचे क्या कुछ पक रहा था। नतीजा तो साफ है। आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक और मंत्री सत्येंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी के कर्नैल सिंह से चुनाव हार गए। लेकिन असली कहानी इस बात में नहीं है कि वो हारे, असली कहानी इस बात में है कि वो कैसे हारे। ये नंबर याद रखिएगा, 20,998। ये जीत का अंतर था। दशकों में इस विधानसभा में किसी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं की थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक लहर थी जिसने मौजूदा सिस्टम को जड़ से हिला दिया। ये चार्ट देखिए, कहानी और साफ हो जाती है। बीजेपी को मिले 57% से ज्यादा वोट, जबकि सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी सिर्फ 36% पर सिमट गई। कांग्रेस और दूसरे दल मिलकर भी 7% तक नहीं पहुंच पाए। ये दिखाता है कि मुकाबला कितना एक तरफा हो चुका था। इस डैशबोर्ड से 3 बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, जीत का मार्जिन 21% से भी ज्यादा था। दूसरी, इस नतीजे को पलटने के लिए करीब 10 से 15 हजार वोटरों का मन बदलना जरूरी है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, वोटिंग सिर्फ 63.51% हुई, पिछले चुनावों से कम। वोटिंग का गिरना अक्सर वोटरों की नाराजगी या उदासीनता का संकेत होता है। देखिए, कोई भी चुनाव अचानक नहीं होता, हर नतीजा एक लंबी कहानी का हिस्सा होता है। तो चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और शकूर बस्ती के चुनावी इतिहास को देखते हैं, ताकि हम समझ सकें कि 2025 का ये उलटफेर इतना बड़ा क्यों था। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2013 से 2020 तक आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत हो रही थी। उनका वोट शेयर 42% से बढ़कर लगभग 52% तक पहुंच गया। 2 चुनाव लगातार जीते, लेकिन फिर 2025 में ये ग्राफ अचानक नीचे गिर गया। ये कोई धीमी गिरावट नहीं थी, ये एक सीधी ढलान थी। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में जब हम सार्वजनिक जीवन में संवाद करते हैं, तो हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है। सूचना के आधार पर अपनी बात रखना, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ, यही एक स्वस्थ समाज की नींव है। और जब हम 2020 और 2025 के नतीजों को आमने सामने रखते हैं, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 2020 में एपी लगभग 8% के अंतर से जीती थी। 2025 में वो 21% से ज्यादा के अंतर से हार गई। एपी का वोट शेयर सीधे सीधे 16% गिरा और बीजेपी का वोट शेयर लगभग 13% बढ़ा।
ये एक बहुत बड़ा वोट स्विंग है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये सब हुआ क्यों? आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? इसके लिए हमें उम्मीदवारों को और उनकी पार्टियों के काम करने के तरीकों को, यानी उनके सिस्टम को समझना होगा। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, ये दो अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की टक्कर थी। मौजूदा सिस्टम यानी आम आदमी पार्टी की अपनी ताकतें थीं। उनकी कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची थी, उनका जमीनी कैडर मजबूत था, लेकिन उनकी कमजोरियां उन पर भारी पड़ गईं। एक तो सत्ता विरोधी लहर थी, फिर नेतृत्व के स्तर पर कुछ रुकावटें आईं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जो मीडिया में बातें हुईं, उन्होंने भी उनकी नींव को कमजोर कर दिया। और जब हम दोनों उम्मीदवारों को देखते हैं तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। सत्येंद्र जैन का स्थानीय जुड़ाव और नीति की समझ शायद ज्यादा थी, लेकिन कानूनी वजहों से उनका अभियान बहुत सीमित हो गया था। दूसरी तरफ करनैल सिंह का अभियान बहुत तेज और आक्रामक था और उन्हें अपनी पार्टी की पूरी ताकत का साथ मिला। और अंत में चुनाव में यही अभियान की रफ्तार स्थानीय जुड़ाव पर भारी पड़ गई। तो ठीक है, अब तक हमने समस्या को अच्छी तरह से समझ लिया है, लेकिन सिर्फ विश्लेषण काफी नहीं होता। अब बात करते हैं समाधान की। किसी भी हारी हुई जमीन को वापस जीतने के लिए एक साफ सुथरी और जमीन पर उतरने वाली योजना चाहिए। चलिए उस ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, यानी 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना। पहला, चुनावी चेहरा, छोटे छोटे वार्ड के स्तर पर जाकर स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देना। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, बूथ स्तर पर अपने संगठन को फिर से खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव चेहरा, लोगों को एक नई और भरोसेमंद कहानी बताना। और चौथा, संसाधन चेहरा, आज के जमाने के डिजिटल साधनों का सही इस्तेमाल करना। ये चारों मिलकर ही वापसी की मजबूत नींव बना सकते हैं। और उस नई कहानी का एक अच्छा उदाहरण ये नारा हो सकता है, पानी, नौकरी, आशीर्वाद। ये 3 शब्द सीधे सीधे लोगों की सबसे गहरी चिंताओं से जुड़ते हैं। पानी यानी बुनियादी जरूरतें, नौकरी यानी आर्थिक सुरक्षा, और आशीर्वाद यानी एक बेहतर भविष्य की उम्मीद। राजनीति में सबसे असरदार बात वही होती है जो सरल हो और सीधे दिल तक जाए। इस विश्लेषण के अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि लड़ाई सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं है। ये एक बड़े राजनीतिक माहौल का हिस्सा है और असली जीत विश्वास बनाने में है, जो चुनावों से कहीं आगे की बात है। किसी भी नेता को इन बाहरी चीजों से भी जूझना पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकार का तनाव, देश की आर्थिक हालत, समाज का बदलता ताना बाना और टेक्नोलॉजी का असर। एक कामयाब रणनीति वही होती है जो इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई जाए। और जब शासन लोगों से जुड़ा डेटा इस्तेमाल करता है, तो भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून ये सुनिश्चित करता है कि लोगों की